वेलकम टू अनुभा स्टडी फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस कि जो DSSB का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक्स हैं जिनकी सहायता लेकर हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। यूट्यूब पर अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं या फिर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो कितना कितना टाइम किस तरीके से हमको अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लान्स रहेंगे DSSB को लेकर, कितने नंबर हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम मेनली बात कर रहे हैं PRT के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उस पर हम TGT के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस DSSB में जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसे ही हमको पता चलेगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप सिलेबस को जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको स्टिक करो, ताकि बार बार वो चीज हमें रिमाइंड होती रहे क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। ये सब जब हम देख लेते हैं और बार बार हमारे माइंड में ये सब चीजें पता चल जाती हैं, तो फिर हम उसी पॉइंट को, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से लर्न करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। अननेसेसरी नहीं कि ये टॉपिक तो पेपर में अच्छा खासा वेटेज रखना है और कोई सा टॉपिक है जो बिल्कुल वेटेज नहीं है, उस पर पता चला हमने पूरा एक वीक दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये हमें पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको अपनी तैयारी आगे कंटिन्यूस करनी चाहिए। फिर उसके बाद सिलेबस जब हमें पता चल गया तो सेकंड बात आती है प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें पता कैसे पड़ेगा कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से। तो DSSB के बारे में मैं आपको बता दूं, ये किरण पब्लिशर्स का ये इस तरीके से आता है। और DSSB के जितने भी एग्जाम है ऑनलाइन, आपके जो आपके टीचिंग एग्जाम है, नॉन टीचिंग एग्जाम है, वो सभी दिए रहते हैं। तो आप ये मानिए केवल आपको टीचिंग का ही नहीं, केवल PRT, TGT या PGT का ही पेपर नहीं लगाना है, बल्कि DSSB जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो पटवारी, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। आप जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा एक तो पैटर्न सेम रहता है, ऑलमोस्ट पैटर्न बहुत हद तक सेम रहता है DSSB का, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो या फिर नॉन टीचिंग का एग्जाम हो। ठीक है, मतलब कुछ भी, चाहे आपका जेल डिपार्टमेंट हो, कांस्टेबल हो, कुछ भी हो। उसके बाद ये सब चीजें जब पता चल जाएंगी तो आपको ये भी देखिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं कितनी बार। तो एज इट इज, जैसे 20-20 नंबर का ये जो वेटेज रखता है पार्ट ए, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं, तो 20 में से अगर 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी एज इट इज देखने को मिल गए तो हमारा टाइम कितना बच जाएगा, क्योंकि DSSB में नॉलेज से ज्यादा टाइमिंग का खेल है। आपको 120 मिनट मिल रहे हैं जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं तो आप खुद सोचिए कि आपको कितना कम टाइम मिल रहा है। समझ रहे हैं ना कि आपको यहाँ पर कितना कम टाइम मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर 3 से 4 क्वेश्चन एक पार्ट में, मतलब ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिल जाते हैं किसी एग्जाम में, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा टाइम बचा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा आपको क्या है, पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे ही पैटर्न पता चलता है फिर हम क्वेश्चंस लगाते रहते हैं तो एक मोटिवेशन आ जाता है। और ऑलमोस्ट आप ये समझिए DSSB के एग्जाम में 4 से 5 महीने तो आपको इजीली मिल रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि विद इन 1 मंथ में तो जितने भी प्रीवियस ईयर है, कम से कम आपको 15 से लेके 20, इस बुक में 15 से 20 प्रीवियस ईयर पेपर तो मिल ही जाएंगे। तो अगर एक दिन में आप एक भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1 मंथ में ये बुक पूरी हो जानी चाहिए। कोशिश आप करोगे हो जाएगा, क्योंकि कहाँ हमें 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक दिन में हम 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हम उसको भाई 3 घंटे भी दे सकते हैं शुरुआत में। ठीक है, यहाँ हमें 2 घंटे मिल रहे हैं, हम अपने आप, भाई स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे तो हम मेंटेन करेंगे। अभी हमें आदत क्या है अपने एग्जाम को देने की, ढाई घंटे, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 मिनट्स मिल जाते हैं, चाहे KVS हो और चाहे आपका MP टेट हो, रीट हो, इन सब में तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हैं। यहाँ पर सीधा 2 घंटा, फिर उसके बाद 150 से 200 क्वेश्चन हो गए, तो 3 घंटे लेकर चलेंगे तो एक पेपर आप एक दिन में तो सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो सिलेबस पता हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता हो। अब हम बात कर रहे हैं बुक्स की, कि भाई कौन कौन सी बुक्स हैं जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी यहाँ पर मैं बात करूंगी, क्योंकि क्या है, अब ऐसे टाइम में कोचिंग क्लासेस तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते,
तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो 20 नंबर का यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर या फिर जनरल स्टडीज जिसे जीएस जीके बोलते हैं, उसके बाद में यहाँ आपको देखो स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये क्या है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव बुक आपको क्यों प्रेफर करने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थ्योरी क्या है बहुत ज्यादा वास्ट रहती है। यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको खुद थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा। करंट अफेयर्स 4 से 5 नंबर के आएंगे और उसके बाद आपका 15 नंबर का स्टैटिक पोर्शन आता है। तो आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बाद बाकी जो आपके पास बुक हो, जो आप परचेस करना चाहें, नहीं लेना चाहें, ऑनलाइन पढ़ना चाहें, वो आपका डिसीजन रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि जो बुक मैंने बताई है वही बुक आपके पास होना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर किसी चैनल के थ्रू कोई भी बुक्स बताई जा रही है तो वो होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। आपके पास जो बुक है वो अपने आप में अच्छी है, सफिशियंट है। बस मेरा ये रहता है कि जो बुक अगर मैंने पढ़ी है या मुझे ठीक लगती है कि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि हाँ ये आप पढ़ सकते हो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, तो मैं वही कोशिश करती हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप किसी का लेना चाहे, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई किरण का ही लेना है। जो भी आप बुक लेना चाहें, ये मैंने लिया हुआ था, मैंने पहले पढ़कर देखा, मुझे अच्छा लगा। बहुत कम मिस्टेक्स हैं, रेयर में मिस्टेक्स दी हुई हैं, तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है। मतलब मिस्टेक्स तो एकाध फिर भी कहीं रह जाती है, बट हाँ रेयरेस्ट मिस्टेक्स अगर कहीं है तो वो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, इसलिए इस वजह से मैंने इसे सजेस्ट कर दिया था। अदरवाइज जिस भी पब्लिशर का आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आ जाती है कि भाई इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ फ्लिंट टू पैरामाउंट। ये इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि ये इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, मुझे काफी अच्छी लगती है ये बुक, इसलिए। अदरवाइज ये आपकी चॉइस रहेगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अरिहंत की भी ले सकते हैं, तो अरिहंत हो गई। उसके बाद यहाँ पर फ्लिंट टू पैरामाउंट हो गई। तो आप कोई सी भी बुक जो आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग बस वो लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जो बता दी गई है वही होना चाहिए। फिर उसके बाद हिंदी के लिए जनरल बुक लूसेंट की बहुत से लोगों के पास मिल जाती है, आप चाहे तो आदित्य पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जीएस की हो गई, उसके बाद ये आपका ये इंग्लिश की हो गई। उसके बाद हिंदी की हम बात करें तो दिशा पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट, सिखवाल के लिए भाई जो भी आपको ग्रामर में ठीक लगती हो वो बुक, क्योंकि ग्रामर और अनसीन पैसेज आएंगे 20-20 नंबर के, 20 नंबर की जीएस, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 की हिंदी। तो जो आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग वो लेना है आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आर एस अग्रवाल। भाई आर एस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद रीजनिंग की देखो तो एक स्क्रीन पे दिख रही होगी, रीजनिंग की वो ले सकते हैं। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो वो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये लूसेंट की है इस तरीके से वो ये ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं या आपके पास कौन सी बुक है उससे पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक रीजनिंग की आती है किरण पब्लिकेशन की, या फिर लूसेंट की वर्बल नॉन वर्बल करके ये बुक आती है, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट ए की बात कर ली जो कि 100 नंबर का आना है, और आपको पता होगा कि इसमें पास होने के लिए मिनिमम जो मार्किंग है वो 40% है। 40 मार्क्स को पास होने के लिए लाना ही है। एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें हम मार्किंग की बात करेंगे कि भाई इसमें इतना पढ़ लीजिए, इसमें इतना पढ़कर भी इतने मार्क्स ला सकते हैं, सेफ स्कोर क्या रहेगा, ऐसी सब कुछ हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो सेक्शन बी है, पार्ट बी है, जिसमें 100 नंबर का आपका पेडागोजी आना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि 100 नंबर में पेडागोजी आना है, इसका मतलब सिलेबस अच्छा खासा है, कहीं से भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। पार्ट बी और पीआरटी में ये 100 नंबर का आएगा, ये याद रखना है। टीजीटी में ये सब्जेक्ट कंसर्न बन जाता है, वहां पर आपका मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको और भी बताया है, ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं एमसीक्यूज। तो टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यूज कंप्लीट कहीं भी दिए होते हैं तो वो इसलिए अच्छी मानी जाती है कि वहां पर आप क्या है, पहले एक टॉपिक कंप्लीट करा, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया या डेवलपमेंट ले लेते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी कोई भी टॉपिक है, वो आपने जैसे उसकी थ्योरी कंप्लीट करी, अब एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यू लगाओगे, सपोज आपने लगभग 50 एमसीक्यू लगाए जिसमें से आपके 43 मार्क्स आए, तो अब आपको ये पता रहेगा ना कि 7 नंबर जो कटे वो मेरे डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी से ही कट गए, जबकि यहाँ तो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पूरे में से पूरे आने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लगाओगे हो सकता है 48 आ जाए,
थर्ड टाइम लगाओगे तो 50 आ जाए। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी के बाद अगर एमसीक्यू करते हो तो बहुत सही है। चैप्टर वाइज इसमें एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मुझे काफी ठीक लगती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई कंसेप्ट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी क्या है, इजीली अवेलेबल रहती है तो एनसीईआरटी ले सकते हो। और सबसे जो बिल्कुल अलग है यहाँ पर, क्योंकि क्या है 100 नंबर का पेडागॉजी आनी है तो कुछ भी आ सकता है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये ले सकते हो। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ये होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो मेन आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जिसमें आपको टीचिंग मेथड्स, जो कि हर सब्जेक्ट की जो टीचिंग पेडागॉजी होती है, जो पेडागॉजी होती है हर सब्जेक्ट की, उसको जो आपने सीटेट में पढ़ा होगा बस उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 100 नंबर है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद देखो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एनआईओएस की कुछ पीडीएफ है, मैं आपको क्या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हो। वैसे ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने इनको पढ़कर देखा, उसी के बाद सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये आप देखिए इस तरीके से इनके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। ये डीएलएड एनआईओएस की ये कुछ है, ये देखो काफी अच्छा इसमें गिवन है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर है। ये कुछ इस तरीके से देखो अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो इन्होंने क्या है हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है। मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज किया जाए इस तरीके से, क्योंकि 100 नंबर है, क्वेश्चंस पता नहीं किस तरीके से पूछ ले। ये है लर्निंग साइंस एट प्राइमरी लेवल, यहाँ पर ये साइंस की पेडागॉजी के बारे में बात करी हुई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो अलग अलग है, बहुत से हैं, और देखो बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ऑलमोस्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, इस तरीके से आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आप चाहें तो इनके पीडीएफ फॉर्म में भी इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पर इनके पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या है एनआईओएस की बुक, इग्नू की बुक अगर आप पढ़ना चाहें, जो आपने डीएड आपके डीएलएड में जो भी बुक्स पढ़ी है, अगर आप थोड़ा सा उनकी तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर वो आपको हायर लेवल तक ले जाते हैं। उस टाइम क्या होता है बीएड डीएड चूंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, वहां पर टीचिंग ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे भी हो जाता है ना कि हाँ उनको इतना ध्यान नहीं रहता, उनको ये लगता है हाँ बस डिप्लोमा मिल जाए हो गया। तो उन लोगों के लिए सजेशन ये है कि अगर आप एनआईओएस की डीएलएड की बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम तो है, ऐसी बात नहीं है 3 तो नहीं, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स तो समझिए, 4 महीने भी अगर है तो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो देखो ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एक एक टॉपिक की हम बात करें तो 20 से 25 पेजेस है। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल किसी पर भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां भी पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से प्रिंट आउट लेकर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर बुक्स से नहीं पढ़ना है, कोई ऑनलाइन ही पढ़ रहा है, तो देखो केवल ऑनलाइन पर तो डिपेंड मत रहना, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस हो, चाहे वो आपने कोई भी कोर्स परचेस करके रख लिया हो पहले से। उसको क्या करना है, जैसे आप एक दिन में 7 घंटे पढ़ रहे हो तो केवल 3 घंटे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने रहो, बस इससे ज्यादा भी मत रहो, क्योंकि माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर ऐसे टाइम में तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट ना हो, पॉजिटिविटी बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे, तो इसके लिए ये है कि कुछ और भी वीडियोस, हम फनी वीडियोस भी देख लेते हैं मोबाइल में। तो अगर 3 घंटे हम अपना स्टडी आवर्स मोबाइल पर कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए हम अदर वीडियोस या फिर कोई फनी वीडियो कुछ भी ऐसा देख रहे हैं, जैसे 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता, या फिर कोई भी सोशल साइट इंस्टाग्राम फेसबुक या कुछ भी ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें भी 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं, तो वही 5 घंटे हो जाएंगे। 5 घंटे स्क्रीन पर ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, माइंड भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम में कहीं बाहर भी नहीं जाना है, तो वो सब चीजें थोड़ा सा बैलेंस करके चलना रहेगा। जब बाहर जाने लगेंगे, सारी कंडीशंस कंट्रोल हो जाएंगी, तब माइंड फ्रेश करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, तो फिर इतना भी इशू नहीं रहता है। बट अब चूंकि घर में ही है तो इतना ज्यादा मोबाइल आप ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि 4 घंटे जो हम दे रहे हैं उसमें से ये समझो कि अगर 100 नंबर का पेडागॉजी आना है तो हमको 2 घंटे इसको देना है, और 2 घंटे हमें पर डे थोड़ा थोड़ा आधा घंटा, किसी को 45 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी दिन किसी को 45 मिनट तो किसी को आधा घंटा, फिर उसी सब्जेक्ट को नेक्स्ट डे 45 मिनट्स और दूसरे को 30 मिनट्स, इस तरीके से वाइस वर्सा करके चलना रहेगा। क्योंकि अभी से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अभी से 9 से 10 घंटे पढ़ना है, अभी काफी टाइम है, अभी से अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी सफिशियंट रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक सफिशियंट रहेगा। हाँ बस ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और
एग्जाम का टाइम पास आता जाएगा वैसे वैसे हम अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते जाएंगे। और वीडियोस में आपको पता ही है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उससे पहले की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो हमेशा लेकर आती हूँ। जैसे कि आज DSSB पर बुक्स के बारे में वीडियोस लेकर आई, तो उस पर भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप आज से भी 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आई थिंक मोर देन इनफ रहेगा। आप इतना पढ़िए, कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखिए, जो कोर्सेज आपने लिए हो तो उनको पढ़िए, प्लस बुक्स पढ़िए, थोड़े शॉर्ट में अपने नोट्स जरूर बनाते जाइए। नोट्स की बात मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, हम पूरा वापस से पढ़ने नहीं बैठेंगे और बुक्स में नेसेसरी अननेसेसरी दोनों चीजें दी रहती है। अब नेसेसरी हमारे अकॉर्डिंग क्या है ये हमें चूज करना है, तो हम उसको क्या हाईलाइट करेंगे और फिर उसके नोट्स बनाएंगे। तो 2 से 3 बार पढ़ाई हो जाती है। एक बार हमने नॉर्मल पढ़ा, फिर हमको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसको हाईलाइट करते हैं। फिर क्या होता है, जब भी कभी हम उस बुक को ऐसे पेज पलट भी रहे होते हैं ना, तो वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो हमारी नजरों में एक बार उनसे गुजरना हो जाता है, वर्ड्स को हम एकदम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और फिर नोट्स बना लिए तो जब हैंड रिटन नोट्स है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाता है। फिर जब हम एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा अगर फ्रस्ट्रेट है और हमको लग रहा है कि अब क्या करें, कितना पढ़ना है, क्या रह गया, या फिर हमारे फ्रेंड का तो इतना हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हो, तो उस टाइम पे ये जो नोट्स होते हैं ना ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमें लगता है यार हमारे तो नोट्स बने हुए हैं, बस हमें अपने नोट्स से रिवाइज ही तो करना है। और जब आप रिवाइज करने बैठोगे, यकीन मानो आप जो चीज, या अभी लग रहा होगा ना कि यार एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कभी कभी जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन कंप्लीट करने में कभी कभी 1 से 2 दिन लग जाता है, किसी को भी 4-5 घंटे लगेंगे, किसी को 1 दिन लगेगा, किसी को 2 दिन लग जाएगा। और नोट्स बना रहे तो किसी किसी की ऐसी हालत हो जाती है कि 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। बट यकीन मानो जो अभी आप 2 से 3 दिन डिवोट कर रहे हो ना, तो एग्जाम टाइम पे 2 से 3 घंटे में आप उसको रिवाइज कर लोगे। तो अभी अगर टाइम है और अभी हम टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, अपने नोट्स मेकिंग को, तो हम अभी देंगे। हम एग्जाम टाइम के लिए नहीं बैठेंगे कि जिस दिन बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आ जाएगी, जब हमारा एग्जाम का हमारा शेड्यूल पता चल जाएगा, हम तभी पढ़ने बैठेंगे। ऐसा नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमें इतने इतने टाइम में इतना इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और एक स्ट्रेटेजी भी मैं इस पर और पूरी और बना दूंगी। यहाँ पर बुक्स की बात हो गई, कैसे पढ़ना है ये बात हो गई। अब एक ये बनाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा पढ़ो और ऑल्टरनेटिव डेज में पढ़ना है या क्या पढ़ना है, ये सब एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है गाइस, जिसमें ये बुक्स के बारे में बात हो गई और किस तरीके से पढ़ना है ये भी थोड़ा बहुत आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिए। जो लोग DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और PDF जो मैंने आपको अभी बताया ना NIOS की DLED वाली बुक के लिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो सकते हो अगर आप चाहे तो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।